दोस्तों, 7 मई 2025 को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों पर मिसाइलों से हमला कर दिया। फिर अगले 3 दिन तक दोनों देश आमने सामने थे। सिर्फ 3 दिन की लड़ाई में दोनों देशों के 20 से 22 बिलियन डॉलर्स खर्च हो गए। मतलब भारतीय रुपए में दोनों देशों के पॉइंट लाख करोड़ फूंक गए। इसी तरह 13 जून को इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर और मिलिट्री ठिकानों पर हमला बोल दिया। अगले 12 दिन तक दोनों देश आमने सामने रहे। 12 दिन की इस लड़ाई में दोनों देशों के 60 से 70 बिलियन डॉलर्स तक खर्च हो गए। मतलब 5 से 6 लाख करोड़। और अब मैं आपको रशिया और यूक्रेन के बीच चल रही लड़ाई का 3 साल का खर्चा बताऊंगा तो आपके तोते उड़ जाएंगे। दोनों देशों के बीच चल रही इस लड़ाई में 3 साल में रशिया ने 200 बिलियन डॉलर्स खर्च कर डाले, जबकि इन 3 सालों में यूक्रेन के बिलियन खर्च हो गए। अब इन 3 लड़ाइयों में से 2 लड़ाइयों में तो सीज फायर हो चुका है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई अब भी जारी है और पता नहीं वो कब तक चलेगी। ऊपर जो मैंने सारे फिगर्स आपको बताए हैं, ये एक एस्टिमेटेड फिगर्स हैं और ये आंकड़े ऊपर नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि अगर किसी एक लड़ाई में इतना खर्च आता है तो आखिर 2 देश आपस में लड़ते क्यों हैं? और ये तो मैं सिर्फ खर्चे की बात कर रहा हूं। इसमें अगर आप मरने वाले लोगों को भी जोड़ लें तो उनकी जान की तो कोई कीमत ही नहीं है। फिर भी सवाल यह है कि जिस जंग में इतने अरबों डॉलर लगते हैं, जहां एक मिसाइल मिलियन डॉलर तक की होती है, फिर ऐसी क्या वजह है कि दुनिया में हर वक्त देश लड़ते रहते हैं? क्या ये लड़ाइयां अपने आप हो जाती है या इसके पीछे दुनिया की आर्म्स लॉबी का बड़ा हाथ होता है? आखिर क्या वजह है जो अमेरिका दुनिया में हथियारों का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, वही दुनिया की हर लड़ाई के पीछे भी है? क्या ये लड़ाइयां अपने आप हो जाती हैं या इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है? और ऑपरेशन सिंदूर के बाद अमेरिका जो भारत से चिढ़ा हुआ है, क्या उसके पीछे भी इन हथियारों और पैसों का ही खेल तो नहीं है? लेकिन इससे पहले कि आपको ये खेल या ये गेम समझाएं, आपको बता देते हैं कि आजकल वॉर के माहौल में ऑयल प्राइसेस से लेकर स्टॉक वगैरह सब इंपैक्टेड है, पर आप क्रिप्टो मार्केट को देखो तो वो ग्रो करे ही जा रहा है। सवाल ये है कि इन्वेस्ट कैसे करें क्रिप्टो में, और आपको मैं बताने वाला हूं एक बढ़िया प्लेटफॉर्म के बारे में। कॉइनस्विच इंडिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजेस में से एक है और यह इंडिया का एक पहला अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो स्पॉट फ्यूचर्स और ऑप्शंस तीनों जगह की ट्रेडिंग एक ही जगह पर ऑफर करता है। कॉइनस्विच फ्यूचर्स पर मिलता है सबसे कम ट्रेडिंग फीस, 500 प्लस कॉन्ट्रैक्ट्स और 100x तक का लेवरेज। मतलब अगर आपके पास 100,000 हैं तो आप 1 लाख तक की पोजीशन ले सकते हो, और अगर आप 100x लेवरेज यूज करते हो तो आपका प्रॉफिट भी 100x तक बढ़ सकता है। सबसे अच्छी बात, फ्यूचर ट्रेडिंग पर TDS नहीं लगता। अगर आप फ्यूचर ट्रेडिंग में नए हो और कॉइनस्विच पर पहली बार ट्रेड कर रहे हो तो आपको मिलता है पहले 30 दिन तक 50% ट्रेडिंग फी रिबेट, और अगर आप कॉइनस्विच ऑप्शंस पर ट्रेड करते हो तो आपको मिलता है 100% ट्रेडिंग फी रिबेट पहले 30 दिन के लिए। कॉइनस्विच फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड है। 2 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। यहां पर प्रूफ ऑफ रिजर्व भी मेंटेन किया जाता है। टोटल कस्टमर क्रिप्टो होल्डिंग्स 2600 करोड़ से ज्यादा और टोटल कॉइन स्विच क्रिप्टो होल्डिंग्स 3000 करोड़। यह दिखाता है इनकी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ को। अब मैं कहूंगा आपसे क्रिप्टो बुल मार्केट का फायदा उठाओ। Start using CoinSwitch to avail 100% trading fee rebate for first 30 days. Link description और पिन कमेंट में दिया है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Crypto products and NFTs are unregulated and can be highly risky. There may be no regulatory recourse for any loss from such transactions. दोस्तों, जॉन पिगलर की एक मशहूर डॉक्यूमेंट्री है The War You Don't See. इस डॉक्यूमेंट्री में साफ दिखाया गया है कि किस तरह मीडिया, सरकारें और आर्म्स लॉब भी ये सब मिलकर दुनिया में होने वाली किसी भी लड़ाई को जस्टिफाइड ठहराते हैं, फिर चाहे उस लड़ाई की जरूरत हो या ना हो। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स देता हूं। 91 के हमले के बाद अमेरिका ने अलकायदा को खत्म करने के लिए अफगानिस्तान पर हमला कर दिया। ओसामा तो कई साल तक उनकी पकड़ में भी नहीं आया। फिर अचानक खबर आई कि अमेरिका इराक पर भी हमला करने वाला है। क्यों करने वाला है? इसलिए करने वाला है क्योंकि अमेरिका को लगता है कि इराक में केमिकल वेपन्स है और इराक इन हथियारों का इस्तेमाल कभी भी अमेरिका के खिलाफ कर सकता है। फिर क्या हुआ? इन हथियारों की बात करके अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। सद्दाम हुसैन को पकड़कर फांसी पे लटका दिया। कई सालों तक अमेरिकी फौजें इराक में डेरा डाले रही और बाद में पता चला कि वेपन्स और मास डिस्ट्रक्शन तो बहाना था, सारा खेल तो ऑयल का था। इसी
तेल के खेल के कारण हेलबर्टन, लॉकहीड मार्टिन और रेयो जैसी बड़ी कंपनियों को अरबों डॉलर के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए। अब दूसरा एग्जाम्पल देखो, इसे समझना हम भारतीयों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने देखा होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से अमेरिका लगातार भारत से नाराज क्यों लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो किसी बात पर चिढ़ा हुआ है। उस चिढ़ के पीछे भी असली कारण हथियार और पैसा ही है। इसे आप ऐसे समझिए कि अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स एक्सपोर्टर है। इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका एक मिलिट्री सुपर पावर है। अमेरिका का डिफेंस बजट $1 ट्रिलियन के बराबर है। मतलब बाकी सारी दुनिया जितना मिलाकर अपनी सिक्योरिटी पर खर्च करती है, उसका 1,03,000 से ज्यादा अकेले यूएस कर देता है। अमेरिका पूरी दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर भी है। दुनिया में जितने भी हथियार बेचे जाते हैं 40% अकेले यूएस बेचता है। और यहीं पर सबसे बड़ा पेज है। यूएस की प्रॉब्लम यह है कि सारी दुनिया मुझसे हथियार खरीदती है। यहां तक कि नाटो के देश भी अपने 67% हथियार यूएस से खरीदते हैं। इजराइल, जिसकी खुद की डिफेंस टेक्नोलॉजी इतनी सॉलिड है, वो भी अपने 30% हथियार यूएस से खरीदता है। मगर भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा आर्म्स इंपोर्टर है, वो अपने सिर्फ 10 से 15% हथियार ही यूएस से खरीदता है। और आज भी भारत अपने सबसे ज्यादा हथियार रशिया से खरीदता है। इसे आप ऐसे समझिए कि भारत अपनी डिफेंस नीड्स का 40,050% तक हथियार खुद अपने देश में बनाता है, बाकी 50% इंपोर्ट करता है। अब इस 50% में भारत सबसे ज्यादा हथियार रशिया से खरीदता है। भारत अपने टोटल डिफेंस इंपोर्ट का अकेले 50% रशिया से खरीदता है। भारत रशिया से मी और सुकोई जैसे विमान खरीदता है, T-90 टैंक्स खरीदता है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम S-400 भी रशिया से खरीदा हुआ है। अब ये सारी बातें यूएस को हम नहीं होती। यूएस को असली तकलीफ तब हुई जब भारत ने उसके F-35 एयरक्राफ्ट को इग्नोर करके फ्रांस से राफेल खरीद ली। आज हालत यह है कि फ्रांस रशिया के बाद भारत का सबसे बड़ा आर्म सेलर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी सिप्री की रिपोर्ट कहती है कि भारत ने 2019 से 2023 के बीच 40 से 50 बिलियन डॉलर्स के हथियार खरीदे हैं। और इन सारी बाइंग में हमने यूएस से सिर्फ 4 से 5 बिलियन डॉलर्स की परचेसिंग की है। अब इस बात से अमेरिका को बहुत बड़ी तकलीफ है। अमेरिका की तकलीफ के दो रीजंस हैं। पहला यही कि भाई, हम पूरी दुनिया में हथियार बेचने वाले सबसे बड़े देश हैं। हम अमेरिका है और भारत पूरी दुनिया में हथियार खरीदने वाला सबसे बड़ा देश है। इतना ही नहीं, भारत अमेरिका को तो इग्नोर कर ही रहा है। अमेरिका को इग्नोर करके भारत उस देश से हथियार खरीद रहा है जो यूएस का सबसे बड़ा देश है, बड़ा दुश्मन है, यानी रशिया। अब यह बात अमेरिका कैसे हजम कर सकता है? अमेरिका के पेट में इस बात का भी दर्द हो रहा है कि यूएस के लाख प्रेशर डालने के बावजूद भारत यूएस से उसके F-35 स्टिल विमान नहीं खरीद रहा है। अब अमेरिका इससे भी चिढ़ा हुआ है। अमेरिका इस बात से भी चिढ़ा हुआ है कि भारत यूएस के F-35 को इग्नोर करके रशिया से उसका 5th जनरेशन फाइटर जेट Su-57 खरीदने वाला है। और खरीदे भी क्यों ना? एक तो अमेरिका का F-35 रशियन Su-57 से 3 गुना महंगा है। ऊपर से F-35 स्ट्रेंथ फाइटर होने के बावजूद रडार की पकड़ में भी आ जाता है। ऐसा ही एक F-35 कई दिनों से खराब होकर भारत के केरल में पड़ा हुआ है। अब अमेरिका इस बात से चिढ़ा हुआ है कि भारत अमेरिका को इग्नोर करके अगर रशिया से हथियार खरीदता है तो इससे एक तो ये प्रूव होता है कि रशियन आर्म्स ज्यादा भरोसेमंद है, और दूसरा, भारत जैसा इतना बड़ा बायर जब रशिया से आर्म्स खरीदता है तो रशियन इकोनॉमी में अरबों डॉलर जाते हैं। ये बात भी अमेरिका को बर्दाश्त नहीं है और कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। दोस्तों, भारत रशिया से हथियार नहीं, ऑयल भी सबसे ज्यादा खरीदता है। भारत रशियन ऑयल का सबसे बड़ा इंपोर्टर है। हुआ ये कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका और यूरोप ने रशिया पर बहुत सारे बैन्स लगा दिए। इसके बाद रशिया को मजबूरन पर बैरल 10 से 10 का डिस्काउंट देना पड़ा। भारत ने रशिया के इस ऑफर का फायदा उठाकर अपनी ऑयल परचेज को 10 गुना तक बढ़ा दिया। भारत फिलहाल रशिया से 1.5 से 2 मिलियन बैरल तेल हर रोज खरीदता है। अकेले साल 2024 में भारत ने रशिया से 52 बिलियन डॉलर्स यानी 4 लाख करोड़ का तेल खरीदा। और ये बात तो यूएस को और पसंद नहीं आ रही है। अमेरिका की भारत से एक चिढ़ ये भी है कि रशिया यूक्रेन के 3 सालों के वॉर में रशिया को तकरीबन 200 बिलियन डॉलर्स खर्च करने पड़े, मगर इन 3 सालों में भारत ने इससे आधी रकम का तो तेल ही रशिया से खरीद लिया। इस बात की तकलीफ तो बाइडेन सरकार को भी थी, लेकिन ट्रंप के प्रेसिडेंट बनने के बाद उनकी सरकार के कुछ सांसद अब खुलकर बोल रहे हैं कि भारत रशिया से तेल खरीद
कर रशिया की हेल्प कर रहा है। इसलिए हमें भारत के साथ ट्रेड डील करते हुए उस पर भारी टैरिफ लगाना चाहिए। तो आप समझे बाबू भैया, ट्रंप भारत से इतना क्यों छिड़ा हुआ है? सीधी सी बात है, ट्रंप है एक नंबर का बिजनेसमैन। उसका एक और एग्जाम्पल बताता हूं। हम सभी जानते हैं कि नाटो देशों की सबसे बड़ी ताकत अगर कोई है तो वो है अमेरिका। अगर अमेरिका नाटो से खुद को अलग कर ले तो यूरोप के देशों की फटकर 74 हो जाएगी। यूरोप के देशों को लगेगा कि भाई अब तो रशिया हमें कभी भी पेल देगा। अब ट्रंप इस बात को अच्छे से समझते हैं, इसलिए कुछ दिन पहले नाटो देशों की जो बैठक हुई थी उससे पहले ट्रंप ने यह क्लियर कर दिया था कि भैया नाटो के बाकी देशों को अपने डिफेंस बजट को अपनी जीडीपी का 5% तक करना होगा। अब ट्रंप ने जिस धमकी वाले अंदाज में यह बात बोली थी, स्पेन को छोड़कर लगभग सभी देश इस पर एग्री कर गए। अब आप पूछेंगे कि भाई अगर नाटो के देश अपना डिफेंस बजट बढ़ाते हैं तो इससे यूएस को फायदा क्या होगा? तो जाते जाते इसका भी आपको गणित बता देता हूं, मैथ्स बता देता हूं। फैक्ट यह है कि नाटो के देश भी अपने 60% से ज्यादा हथियार यूएस से ही खरीदते हैं। अब जब ये कंट्रीज अपना डिफेंस बजट बढ़ाएंगे और आर्म्स परचेज करेंगे तो उसका सीधा फायदा यूएस को ही होगा ना। अब आप समझ रहे हैं कि क्यों कुछ लोग ट्रंप को केजीवी का एसेट भी बोलते हैं। अब आप सारा गेम समझो। पहले यूक्रेन को रशिया का डर दिखाकर उसे बोला गया कि भाई रशिया तुझे पेल देगा, ऐसा कर जल्दी से नाटो का मेंबर बन जा। अब यूएस को अच्छे से पता था कि जैसे ही जेलेंस्की इस बारे में कुछ बोलेंगे तो रशिया नाराज हो जाएगा, क्योंकि यूक्रेन का नाटो का मेंबर बनने का मत